हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुकेशन विद शिवा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थ केयर। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में हेल्थ केयर के लेवल डिस्कस किए थे एंड लेवल ऑफ प्रिवेंशन डिस्कस किया था, एंड देन आज हम कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे हेल्थ केयर के बारे में कि उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो हमने पहले लेवल डिस्कस किया था जिसमें प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एंड टर्सरी लेवल पढ़ा था, एंड देन हमने उसके बाद से लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ा था जिसमें कि प्रीमोडियल एंड देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ा था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर की कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट मैंने इसमें लिखा हुआ है रिलीवेंस। तो रिलीवेंस मीन्स होता है कि अनुकूलता। जैसे कि मैंने इसमें डिटेल्स में लिखा नहीं है, यानी कि आपको नोट्स टोटली मैंने प्रोवाइड नहीं किया है, लेकिन लेक्चर के थ्रू मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। तो यदि आप इसका नोट्स बनाना चाहें तो आप बना लीजिएगा, और यदि आप बनाना नहीं चाहते हैं या फिर आप बना नहीं पा रहे हैं तो यदि आप समझ ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप बिल्कुल कंसंट्रेशन यही बनाए रखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो फर्स्ट मैंने बताया कि है रिलीवेंस, मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थ केयर में जो फर्स्ट होता है रिलीवेंस। तो रिलीवेंस मीन्स होता है अनुकूलता। तो जैसे कि हेल्थ सर्विसेज शुड बी इन अकॉर्डिंग्स विद हेल्थ रिक्वायरमेंट्स एंड प्रायोरिटीज। मतलब कि हेल्थ केयर या फिर हेल्थ सर्विसेज, उस टाइप्स की हेल्थ सर्विसेज या हेल्थ केयर हम प्रोवाइड करें जो लोगों के अनुकूल हो, या फिर जो जिन चीज़ों की लोगों को ज़रूरत हो, जिन चीज़ों की, वो सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करें अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द कम्युनिटी पीपल्स या फिर सोसाइटीज़। ओके, मतलब रिलीवेंस मीन्स होता है अनुकूलता, यानी कि लोगों के ज़रूरत के अनुसार उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना। जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत है वो सर्विसेज ही उन्हें देना, वो उस टाइप्स के हेल्थ केयर ही उन्हें प्रोवाइड करना। ओके, देन एडुकेशन। एडुकेशन मीन्स होता है यूटिलाइजेशन, जैसे हिंदी में कह सकते हैं उपयोगिता। तो इसमें क्या होता है कि हेल्थ सर्विसेज शुड बी अप्रोप्रिएट एंड ऑल्सो इनफ टू सेटिस्फाई पीपल नीड्स। मतलब हम जो भी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, वो उनके लिए सेटिस्फाइंग सर्विसेज हो, वो उनके लिए एनफ हो, मतलब कि वो पर्याप्त, हम जो भी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें, जो भी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो उनके लिए इनफ हो और वो उनके लिए सही हो, और जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन सर्विसेज से वो सेटिस्फाई होने चाहिए, और उसके साथ ही साथ उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन वो कर पाएँ। ओके, मतलब इस प्रकार की हम सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करेंगे जिसका उपयोग वो कर पाएँ और उन्हें वो पर्याप्त मात्रा में वो सर्विसेज मिले, और उसके साथ ही साथ हम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो उन सर्विसेज से सेटिस्फाई होने चाहिए, अर्थात संतुष्ट होने चाहिए। ओके, एंड देन है एसेसिबिलिटी। तो एसेसिबिलिटी को हम अवेलेबिलिटी भी कह सकते हैं, इट मीन्स उपलब्धता। ओके, तो इसमें सर्विसेज शुड बी अवेलेबल विद इन द जियोग्राफिकल एंड इकोनॉमिक्स लिमिट, दिस शुड बी विद इन द रीच ऑफ सिटीजन्स। मतलब कि हेल्थ सर्विसेज जो भी अवेलेबल हों जिस भी हम जियोग्राफिकल एरिया में है वहाँ पर, तो उस जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे लोगों के इकोनॉमिकल कंडीशन या फिर इकोनॉमिकल स्टेटस के अंडर में ही होना चाहिए कि उसे सभी लोग अफोर्ड कर सके। इट मीन्स कि जो भी हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल हैं किसी भी एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में, तो वहाँ के रह रहे लोगों के इकोनॉमिकल स्टेटस को देखते हुए उसका प्राइस होना चाहिए, जिसकी वजह से लोग उसे अफोर्ड कर सके, सभी लोगों को वो सर्विसेज आसानी से मिल सके, सभी लोगों तक वो आसानी से पहुंचाया जा सके। उसका प्राइस जो है इतना होना चाहिए कि सभी लोगों से अफोर्ड कर सकें। ओके, देन हमने फर्स्ट डिस्कस किया था रिलीवेंस, जिसमें मैंने बताया कि ऐसी हेल्थ सर्विसेज ही प्रोवाइड करेंगे जिसकी लोगों को जिसकी ज़रूरत होगी, यानी कि उनके नीड के अकॉर्डिंग।
एंड देन एडिक्वेसी, तो एडिक्वेसी में मैंने बताया कि ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करें जो उनके लिए एनफ हो और वो उस सर्विसेज से सेटिस्फाई हो कि हाँ ये हमें हमारे लिए लाभदायक है, हमें इससे लाभ मिल रहा है, वो उस सर्विसेज से सेटिस्फाई होने चाहिए। देन एक्सेसिबिलिटी, जिसे हम अवेलेबिलिटी भी कह सकते हैं, जिसका मीन्स उपलब्धता मैंने बताया। और इसमें मैंने ये बताया आपको कि किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में जो भी सर्विसेज अवेलेबल हो उनका प्राइस इतना ऐसा मतलब इतना होना चाहिए कि उसे हर व्यक्ति या कम्युनिटी के सभी लोग या उस स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया के सभी लोग अफोर्ड कर सके। ओके, और सभी लोगों तक वो हेल्थ सर्विसेज पहुंचाई जा सके। ओके, देन हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, यानी कि डिजीज को प्रिवेंट करने का मेथड क्या होता है। तो इसमें देखेंगे कि जैसे कि कोई भी डिजीज है उसको प्रिवेंट करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, या फिर तो हम यहाँ पे आप देखेंगे कि मेथड क्या है किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए। द नंबर ऑफ टेक्निक आर यूज टू प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम डिजीज, फॉलोइंग मेथड्स आर यूज टू प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम डिजीज, मतलब कि कुछ मेथड्स दिए गए हैं जिस मेथड्स का यूज करके हम किसी भी पर्सन को डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट है प्री पैथोजेनेसिस फेज, जैसे कि मैंने लिखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट मैंने लिखा है प्री पैथोजेनेसिस फेज, तो प्री पैथोजेनेसिस फेज एंड सेकेंड लिखा है पैथोजेनेसिस फेज। ओके, तो पहले हम डिस्कस करेंगे प्री पैथोजेनेसिस फेज के बारे में कि प्री पैथोजेनेसिस फेज होता क्या है। ओके, तो प्री पैथोजेनेसिस फेज होता है, इट रेफर्स टू द टाइम व्हेन द पैथोजन इज नॉट इंटर इनटू द बॉडी एंड द पर्सन हैव नो अकर्स इन ऑफ एनी डिजीज। At this time, following methods are used to prevent the person from any disease are as follows. जिसमें फर्स्ट है हेल्थ प्रमोशन एंड सेकेंड है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। यानी कि प्री पैथोजेनेसिस जो फेज है ये हमें ये बता रहा है कि इसमें वो टाइप के पेशेंट्स आते हैं जिनमें कोई पैथोजन, इट मीन्स कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर ना किया हो और उनमें किसी प्रकार की डिजीज अकर ना हो। मतलब प्री पैथोजेनेसिस फेज वो होता है जिसमें किसी भी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर्सन्स की बॉडी में इंटर नहीं किया होता और उनके अंदर कोई भी डिजीज अकर नहीं हुई होती, उस समय का यह फेज होता है। और उस समय लोगों को प्रिवेंट करने के लिए दो तरीके होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है हेल्थ प्रमोशन एंड सेकेंड होता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रमोशन, ओके, तो हेल्थ प्रमोशन में क्या होता है कि इट मीन्स इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ के मतलब जो ह्यूमन हेल्थ है उसको इम्प्रूव करेंगे और उसे कुछ मीजर्स दिए गए हैं, जिसमें कि है फर्स्ट मेथड क्या है कि ट्रू हेल्थ एजुकेशन ने मतलब हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे और जो भी डिजीज चल रही होंगी उसके बारे में हम उन्हें अवेयर करेंगे एंड दस प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज इज ऑल्सो पॉसिबल, और यदि हम संभव हो तो पूरा प्रयास करेंगे कि उस हम डिजीज से उन्हें प्रोटेक्ट कर पाए। एंड देन ब्रिंगिंग चेंजेस इन द हैबिट्स बिहेवियर एंड लाइफ स्टाइल ऑफ अ पर्सन, और जो भी पर्सन है कम्युनिटी पीपल सोसाइटी के जो भी पीपल्स हैं उनकी हैबिट्स में, उनके बिहेवियर में, उनकी लाइफ स्टाइल में चेंजमेंट लाएंगे, यानी कि जो भी उनकी बैड हैबिट्स हैं उनको हम रिप्लेस करेंगे गुड हैबिट्स के साथ। ओके, इंप्रूविंग द गुड हैबिट्स। और यदि कोई गुड हैबिट्स हाँ मतलब कुछ पर्सन्स होते हैं जिनके पास गुड हैबिट्स कोई भी बैड हैबिट्स नहीं होते हैं, तो उन्हें हम इंकरेज करेंगे और उन्हें इम्प्रूव करेंगे ताकि उनको हम उनकी वजह से और भी लोग गुड हैबिट्स को अडॉप्ट करें। टेकिंग बैलेंस डाइट लेने के लिए हम उन्हें कहेंगे। इंक्रीज द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ वी पीपल, और जो भी कम्युनिटी के पीपल्स होते हैं उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को हम इंक्रीज करेंगे। कंडक्टिंग प्रोग्राम ऑन फूड एंड बाय न्यूट्रिशनल एजुकेशन, तो हम जैसे कि कुछ प्रोग्राम्स कंडक्ट करेंगे फूड और मतलब कि न्यूट्रिशनल एजुकेशन के बारे में, उनके थ्रू मतलब न्यूट्रिशन एजुकेशनल के थ्रू कुछ फूड प्रोग्राम्स भी हम कंडक्ट करेंगे। इम्प्रूवमेंट इन हाउसिंग, प्रॉपर सीवेज सिस्टम एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड ऑल्सो कंट्रोलिंग इंसेक्ट पॉपुलेशन। मतलब क्या कह रहा है इसमें कि जो भी उनका हाउसिंग है यानी कि जो उनका घर है उसका इन्वायरमेंट सही होना चाहिए, मतलब ऐसे प्लेस पे होना चाहिए जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह हो, यानी कि इंप्रूवमेंट करेंगे हाउसिंग में। प्रॉपर सीवेज सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम, मतलब कि घर से जो गंदी नाली की पानी निकलते हैं तो उसका प्रॉपर में सीवेज सिस्टम होना चाहिए, जिसकी वजह से जो भी गंदे वाटर्स होते हैं उनका ड्रेन आउट हो सके किसी सेफ जगह पे, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम या फिर कोई डिजीज ना स्प्रेड हो। ओके, एंड है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, और प्रॉपर वे में डिस्पोजल जो भी वेस्ट निकलते हैं घर से उनका प्रॉपर वे में डिस्पोज करें। एंड देन ऑल्सो कंट्रोलिंग इंसेक्ट पॉपुलेशन, और जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उनकी पॉपुलेशन, इंसेक्ट्स पॉपुलेशन जो होते हैं उनको हम
कंट्रोल करने की और डिक्रीज करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, एंड देन नेक्स्ट था हमारा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में ये था कि फर्स्ट हम स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में जैसे कि इम्यूनाइजेशन करा सकते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मतलब जो भी डिजीज चल रही हैं, कम्युनिकेबल डिजीज हो या फिर जिन डिजीज का वैक्सीन अवेलेबल हो उनका हम वैक्सीन या इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करा देंगे, जिसकी वजह से पेशेंट को किसी भी पर्सन को फ्यूचर में कोई डिजीज ना हो। तो जैसे कि जो भी वैक्सीन होती है उनका एक नॉर्मल ड्यूरेशन होता है कि हाँ इतने ड्यूरेशन तक ये प्रोटेक्ट करके रखेंगी। ओके, तो कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है कि जो हमें किसी भी चीज से लाइफ टाइम तक प्रोटेक्ट करके रखे। ओके, देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंट एंड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, और इसमें हम स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में भी जैसे कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स जो हो जाते हैं, रोड एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जिसे हम कहते हैं, तो इन एक्सीडेंट्स को भी हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और लोगों को इससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देन कंट्रोलिंग एयर एंड साउंड पॉल्यूशन, और जो भी पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन हो रहा है, अननेसेसरी साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनको हम कंट्रोल करेंगे। चेकिंग द एडल्ट्रेशन फूड प्रोडक्ट्स, और हम जो भी एडल्ट्रेशन फूड प्रोडक्ट्स आते हैं उनका हम चेक करेंगे कि उसमें कोई मिलावटी तो नहीं है। जो भी फूड प्रोडक्ट्स लोगों को दिए जा रहे हैं या फिर जो भी फूड प्रोडक्ट्स लोग इंटेक कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का मिलावट तो नहीं है, ये हम चेक करेंगे। ओके, देन अब हम देखेंगे पैथोजेनेसिस फेज। फर्स्ट हमने देखा था प्री पैथोजेनेसिस फेज। तो प्री पैथोजेनेसिस फेज वो था जिसमें कि कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इंटर करने से पहले, यदि और उस समय का स्टेज होता है जब हमें अभी डिजीज अकर नहीं हुई होती हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं, यानी क्या मेथड होता है प्रिवेंट करने का। तो मैंने बताया कि हेल्थ प्रमोशन एंड देन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। अब हम देखेंगे पैथोजेनेसिस फेज। तो पैथोजेनेसिस फेज जो होता है इसमें क्या होता है कि पैथोजेनेसिस मीन्स एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू अ पर्सन बॉडी एंड पर्सन हैविंग डिजीज। मतलब कि इसमें जो पर्सन होगा उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर पैथोजन जो होगा इंटर कर गया होगा। इट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो इंटर कर गया होगा और पर्सन के मतलब पर्सन को के अंदर डिजीज अकर हो गई होंगी। मतलब जिस जो पैथोजन होगा उसका मतलब वो जिस ऑर्गन पे इफेक्ट डालेगा, जिस डिजीज को कॉज करेगा, मतलब हर डिजीज का एक स्पेसिफिक पैथोजन होता है, देन पैथोजन इंटर कर गया वो अपने डिजीज को कॉज करेगा। तो मेथड क्या होता है, मेथड्स विच आर प्रोवाइडेड आफ्टर द ऑर्गन्स ऑफ डिजीज आर एज फॉलोज होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। मतलब कोई भी पैथोजन इंटर कर गया बॉडी में, देन हम उसका अर्ली डायग्नोसिस करेंगे कि हाँ ये जो पैथोजन ये कौन सा पैथोजन है और किस ऑर्गन पे ये इफेक्ट डाल रहा है। तो द पर्सन हु प्राइमरी सिम्टम्स डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड एट द फर्स्ट लेवल। तो यदि जो पेशेंट होगा प्राइमरी सिम्टम्स शो कर रहा हो तो उसको हम डिजीज को फर्स्ट लेवल पे ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे। और यदि प्रिवेंट नहीं होता है तो एंड द ट्रीटमेंट कैन स्टार्ट इमीडिएटली टू रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी रेट। देन यदि प्रिवेंट हम नहीं कर पाते हैं तो सेकंड स्टेज पे क्या करेंगे कि इसको हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, इमीडिएट केयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से जो भी मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी रेट होता है उसे हम रिड्यूस कर सके। मॉर्बिडिटी होता है मीन्स डिजीज रेट एंड मॉर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट। ओके, मॉर्बिडिटी मीन्स डिजीज रेट एंड मॉर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट। ओके, तो हम इसमें कि अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट में क्या कर रहे हैं कि हम डायग्नोसिस कर रहे हैं कि उसकी कौन सा पैथोजन है और क्या किस ऑर्गन पे इफेक्ट डाल रहा है। देन हम जो भी सिम्टम्स हैं डिजीज के, प्राइमरी सिम्टम्स जो भी आ रहे हैं, तो पहले हम उसको फर्स्ट लेवल पे ही प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। देन हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे इमीडिएट, ताकि जो भी मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी रेट है वो रिड्यूस हो सके। देन इसको डिसेबिलिटी लिमिटेशंस, मैंने अपने पहले भी इसको डिसेबिलिटी लिमिटेशंस को डिस्कस किया था टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। तो इसमें हम देख लेते हैं कि दिस इंक्लूड द मेजर्स टेकन आफ्टर द ऑनसेट ऑफ डिजीज एंड टू मिनिमाइज द एबिलिटीज इन द पेशेंट्स एंड टू सेव हिम हर फ्रॉम बीइंग हैंडीकैप्ड। मतलब डिसेबिलिटी लिमिटेशन में तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें वो मेजर्स इंक्लूड होते हैं जैसे कि डिजीज के ऑनसेट होने के बाद उनकी एबिलिटीज, मतलब पेशेंट की जो एबिलिटीज होती हैं उनको मिनिमाइज करते हैं एंड टू सेव हिम और फ्रॉम हैंडीकैप्ड होने से उन्हें बचाते हैं। ओके, एंड देन हम देखेंगे रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन मतलब कि जो पेशेंट्स होते हैं
rehabilitation means therapeutic training which are provided to the person from maximum possible activities. It includes psychotherapy, occupational therapy, speech therapy and physiotherapy. मतलब कि रिहेबिलिटेशन मीन्स होता है कि जिस अवस्था में पेशेंट पहले था बीमारी होने से पूर्व, ठीक उसी अवस्था में हमको उसे लाना होता है रिहेबिलिटेशन में, मतलब उसकी स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना करना, इसे हिंदी में कह सकते हैं। ओके, कि स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना करना। ओके, तो हमने मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज में देखा फर्स्ट प्री पैथोजेनेसिस फेज, देन पैथोजेनेसिस फेज। प्री पैथोजेनेसिस फेज में हमने देखा कि डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बॉडी में इंटर नहीं कर रहा है और कोई भी डिजीज अभी अकर नहीं हुई है, तभी हम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तभी हम उसे डिजीज से प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन पैथोजेनेसिस फेज वो था जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में इंटर कर गया होता है और पेशेंट के अंदर डिजीज अकर हो गई होती है और उसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स भी अपीयर होने लगते हैं इन द अर्लीस्ट डायग्नोसिस जब हम करेंगे तब, एंड देन उसको हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे थे। अब हम देखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं किया इस वीडियो में, आप इसका नोट्स खुद से बनाएं। यदि आप खुद से बनाएंगे समझ करके तो आपको ज़्यादा इसे रटने वटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली समझ पाएंगे अगर खुद से नोट्स बनाएंगे तो, सिर्फ सुन करके लेक्चर के थ्रू। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, डिजीज ट्रांसमिट कैसे होती हैं। ओके, तो कम्युनिकेबल डिजीज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन टू सस्पेक्टेबल होस्ट। तो जो भी कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं ये रिजर्वायर या फिर जो सोर्स होता है इन्फेक्शन का वहां से ट्रांसफर होती हैं या ट्रांसमिट होती हैं किसी भी सस्पेक्टेबल होस्ट में। तो पहले हम देखेंगे सस्पेक्टेबल होस्ट क्या होता है। तो जो सस्पेक्टेबल होस्ट होता है, सस्पेक्टेबल होस्ट वो पीपल्स होते हैं जो पहले से वीक हो या फिर उनको मतलब कि सस्पेक्टेबल, तो सस्पेक्टेबल होस्ट मतलब कि वो पीपल जो पहले से जिनकी इम्यूनिटी वीक हो या उनकी बॉडी कमजोर हो, तो उस प्रकार के लोग जिनको पहले से किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ हो, उस प्रकार के लोग जो होते हैं सस्पेक्टेबल होस्ट होते हैं, यानी कि उनके अंदर डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं सोर्स। जैसे कि मैंने बताया कि कम्युनिकेबल डिजीज होती है ये सोर्स या फिर रिजर्वायर के थ्रू ट्रांसमिट, मतलब कि इन्फेक्शन के सोर्स या रिजर्वायर के थ्रू ट्रांसमिट होती है किसी भी सस्पेक्टेबल होस्ट में। तो फर्स्ट देखते हैं सोर्स। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज डिफाइंड एज द पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस फ्रॉम विच एन इन्फेक्शियस एजेंट पासेस टू द होस्ट। मतलब कि सोर्स जो होता है, तो सोर्स जो होता है उसे डिफाइन किया गया कि कोई भी पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस हो सकता है जिससे कि इन्फेक्शियस एजेंट जो होगा वो पास करके किसी भी होस्ट में, किसी भी सस्पेक्टेबल होस्ट में ट्रांसमिट होगा। मतलब कि सोर्स की जहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा हो या फिर जहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सोर्स मतलब आप समझ रहे हैं डेवलप होना, जहां से उसका रिसोर्सेज वहां पे जहां से उसके उत्पत्ति हो रही है उसे हम सोर्स कह सकते हैं। ओके, तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज डिफाइंड एज द पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस फ्रॉम विच एन इन्फेक्शियस एजेंट पासेस टू द होस्ट। तो और नेक्स्ट है रिजर्वायर। तो सोर्स के बारे में मैंने बताया कि सोर्स जो होता है इन्फेक्शन का, जो भी सोर्स होता है वो कोई पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट या कोई सब्सटेंस हो सकता है जिससे कि इन्फेक्शियस एजेंट जो होगा किसी भी सस्पेक्टेबल होस्ट में इंटर करेगा। ओके, एंड देन रिजर्वायर। तो रिजर्वायर जो होता है एनी पर्सन, एनिमल, आर्थ्रोपोड, प्लांट, सॉइल और सब्सटेंसेस इन विच एन इन्फेक्शियस एजेंट लिव्स एंड मल्टीप्लाइज ऑन विच इन डिपेंड्स प्राइमरली for survival and where it reproduce itself in such manner that it can be transmitted to the susceptible host। मतलब कि रिजर्वायर जो होता है कोई पर्सन हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई आर्थ्रोपोड हो सकता है, प्लांट हो सकता है, सॉइल हो सकता है, फिर कोई सब्सटेंस हो सकता है जिसमें कि इन्फेक्शियस एजेंट जो होगा वो रह रहा होगा। ओके, और उसमें मल्टीप्लाई कर रहा होगा अपने नंबर्स में। ओके, ऑन विच डिपेंड्स प्राइमरली फॉर सर्वाइवल, जिसमें कि उसकी सर्वाइवल के लिए वो डिपेंड करता होगा, प्राइमरली डिपेंड करता होगा, एंड वेयर इट रिप्रोड्यूस इटसेल्फ इन सो
इन सच मैनर, और मतलब कुछ मैनर जिसमें कि वो रिप्रोड्यूस हो रहा हो, अपने नंबर्स में इंक्रीज हो रहा हो, दैट इज कैन बी ट्रांसमिटेड इन द, एंड देन वो सस्पेक्टेबल होस्ट में उस वहां से ट्रांसमिट हो। जैसे कि ह्यूमन रिजर्वायर भी होते हैं, एनिमल रिजर्वायर भी हो सकते हैं। ह्यूमन रिजर्वायर में जैसे कि ह्यूमन सी, एनिमल रिजर्वायर में जैसे कि डॉग, रैट, बर्ड्स एक्सेट्रा। रिजर्वायर इन नॉन लिविंग थिंग्स कहें तो स्वेल हो सकता है रिजर्वायर के तौर पे, जिसमें कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यदि स्वेल के ऊपर मतलब रहती है, जैसे कि लाइक एज अ रैबिज। जैसे कि जो रैबिज होते हैं, रैबिज यू नो दैट, जो डॉग होते हैं उनके अंदर ये मतलब इन्फेक्शियस जो डॉग होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है, तो उनके सलाइवा के थ्रू यदि वो सॉइल यानी कि फर्श पे गिर गया, सॉइल में मतलब कि धरती पे गिर गया, देन वो वहाँ से वहाँ वो डेवलप हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेगा अपने नंबर्स में, और वहाँ से वो किसी पर्सन में इंटर कर जाएगा यदि किसी पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो। ओके, और अगर वो सस्पेक्टेबल होस्ट होगा यानी कि पहले से उसकी इम्यूनिटी वीक होगी, पहले से वो उसका मतलब जो पर्सन होगा वो उसकी बॉडी वीक होगी, तो वो उसके ऊपर काफी इजी वे में उसको डिजीज कॉज कर सकता है। ओके, देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि जैसे कि मैंने बताया कि डिजीज है, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज कैसे ट्रांसमिट हो रही, तो सोर्स और रिजर्वायर, जिसमें कि सोर्स जो था वो आपका जहाँ मतलब कि कोई प्लांट हो सकता, सॉरी कोई पर्सन होता है, कोई एनिमल या कोई ऑब्जेक्ट या कोई सब्सटेंस जहाँ पे इन्फेक्शियस एजेंट जहाँ से पर्सन में किसी होस्ट में इंटर कर रहा हो। ओके, और रिजर्वायर वो जहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हो, रह रहा हो, और वो सरवाइव कर रहा हो वहाँ पे वो, और रिप्रोड्यूस होने के बाद वो कुछ मैनर्स में किसी सस्पेक्टेबल होस्ट में ट्रांसमिट हो जा रहा है। ओके, तो अब हम देखेंगे ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ओके, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है, तो फर्स्ट हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन देखते हैं, जैसे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है इसके। ओके, तो जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा तो फर्स्ट है डायरेक्ट, सॉरी फर्स्ट है डायरेक्ट। ओके, तो डायरेक्ट मतलब आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि जो डायरेक्टली कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होता हो। ओके, तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में मतलब कि किसी भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो रहा हो तो उसे हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन कहेंगे, जिसमें कि कुछ और भी सब हेडिंग्स हैं, जिसमें फर्स्ट है डायरेक्ट कांटेक्ट। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में इन्फेक्शन में भी ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट फ्रॉम स्किन टू स्किन, म्यूकोजा टू म्यूकोजा, या फिर म्यूकोजा टू स्किन ऑफ द सेम और अनदर पर्सन। जैसे कि जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है इसमें इन्फेक्शन जो होता है ट्रांसमिट होता है डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू, जैसे कि स्किन टू स्किन हो सकता है, म्यूकोजा टू म्यूकोजा हो सकता है, या फिर म्यूकोजा टू स्किन हो सकता है, या तो सेम पर्सन के या फिर दूसरे पर्सन के, जैसे कि एड्स होता है, एसटीडी होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, लेप्रोसी होता है, स्किन एंड आई इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं। वो सारी चीजें डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू फैलते हैं। ओके, एंड देन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इसमें सेकेंड जो सब हेडिंग है वो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो होता है इसमें ड्रॉपलेट्स of saliva and nasopharyngeal secretions during coughing, sneezing और speaking and spitting into the surrounding atmosphere। मतलब कि जो भी ड्रॉपलेट्स होते हैं सलाइवा के स्नीजिंग के थ्रू या फिर स्पीकिंग के थ्रू या फिर कफिंग के थ्रू इनका सिक्रेशन हो रहा हो, तो उसके थ्रू जो मतलब कि हमने स्नीज किया, कफ किया, तो कुछ सलाइवा के ड्रॉप्स जो होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट या हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर डिजीज हो रही है, या फिर हम किसी से बात कर रहे हैं तो कुछ सलाइवा के ड्रॉप्स यदि उस पर्सन पे चले जाते हैं तो उसको उसकी वजह से डिजीज कॉज हो सकती है, यदि हमारा सलाइवा या फिर हम किसी डिजीज से सफर कर रहे होंगे तो। ओके, एंड देन पार्टिकल्स ऑफ 10 mm और ग्रेटर इन डायमीटर आर फिल्टर्ड ऑफ बाय नोज। मतलब कि पार्टिकल जो 10 mm के होते हैं या फिर उससे ग्रेटर
डायमीटर में हो तो फिल्टर्ड हो जाते हैं नोज के थ्रू। ओके, 5 mm और लेस कैन पेनिट्रेट डीपली, और जो 5 mm या फिर उससे कम होते हैं वो डीपली पेनिट्रेट करते हैं एंड रीच द एल्विलाई, और वो एल्विलाई तक पहुंच जाते हैं, जिसका डिस्टेंस यदि डिस्टेंस उसका 30 to 60 सेंटीमीटर रहा तो। जैसे कि कॉमन कोल्ड होता है, डिप्थीरिया होती है, वूपिंग कफ होती है, ट्यूबरक्लोसिस होती है, मतलब इन कंडीशंस में जो होगा ड्रॉप्स के थ्रू इन्फेक्शन कॉज होगा। ओके, मतलब कि ये जो है ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन के थ्रू ही ये कॉज होती हैं, जैसा कि मैंने एग्जांपल बताया, कॉमन कोल्ड, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा। ओके, जिसमें कि फर्स्ट एंड नेक्स्ट है कांटेक्ट विद सॉइल। यदि सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन फैलता है, जैसे कि डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ सस्पेक्टेबल टिश्यूज टू द डिजीज एजेंट इन सॉइल। यदि कोई डिजीज एजेंट सॉइल में प्रेजेंट है तो और वो किसी सस्पेक्टेबल टिश्यूज के डायरेक्ट एक्सपोजर में आ जाए तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन फैलता है, जिसका नाम होता है टेटनस। जैसे कि एग्जांपल में इसमें दिया हुआ है टेटनस। टेटनस जो होता है, यदि कोई डिजीज एजेंट सॉइल में प्रेजेंट है और यदि किसी सस्पेक्टेबल टिश्यूज के एक्सपोजर डायरेक्ट एक्सपोजर में आ गया तो उस पर्सन के अंदर टेटनस कॉज कर सकता है या कर देगा। ओके, एंड नेक्स्ट सब हेडिंग है इनोकुलेशन इनटू स्किन और म्यूकोजा। यदि इनोकुलेशन के थ्रू स्किन या म्यूकोजा में कोई इन्फेक्शन या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर रहा है तो उसकी वजह से इस जैसे कि है इनकुलेटेड डायरेक्टली इनटू द स्किन और म्यूकोजा, मतलब इनकुलेटेड हो रहा है डायरेक्टली स्किन में या फिर म्यूकोजा के थ्रू। जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था रैबिज का, तो इसका भी एग्जांपल में से रैबिज वायरस हो जाएगा जो डॉग बाइट के थ्रू फैलता है यदि डॉग इन्फेक्टेड हुआ तो। हेपेटाइटिस बी वायरस हो गया जो कि कंटामिनेटेड नीडल्स और सीरिंज के थ्रू फैलता है। एंड नेक्स्ट सब हेडिंग है ट्रांसप्लेसेंटल, जिसे वर्टिकल ट्रांसमिशन भी कहते हैं, जिसमें कि एड्स, सिफिलिस, वारिशेला वायरस एंड टॉर्च एजेंट जो होते हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट हमने बताया था कि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है, यानी कि फर्स्ट मैंने डायरेक्ट ट्रांसमिशन बताया था एंड सेकेंड हमने इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन बताया था। ओके, जिसमें कि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन वो होता है जिसमें कि आप नाम से समझ रहे हो कि वो डायरेक्टली नहीं फैलेगा, इनडायरेक्ट मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से फैलेगा। ओके, तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के मैकेनिज्म का जो होता है 5F दिया गया, जिसमें फ्लाइज, फिंगर्स, फोमाइट्स, फूड एंड फ्लूइड, मतलब 5F इसका यह एक क्लासिकल 5F दिए गए हैं कि ये इन चीजों के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। फ्लाइज यानी कि जो मक्खियां वगैरह होती हैं उनके थ्रू, फिंगर्स के थ्रू, फोमिट्स के थ्रू, फूड के थ्रू या फिर फ्लूइड के थ्रू। तो उसमें फर्स्ट है वेहिकल बॉर्न, तो इन्फेक्शियस एजेंट ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर, फूड, ब्लड, सीरम, प्लाज्मा एक्सेट्रा। यानी कि वेहिकल बॉर्न जो होती हैं जैसे कि इन्फेक्शियस एजेंट जो होगा वो वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, ब्लड के थ्रू, सीरम के थ्रू और प्लाज्मा के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होगी, यानी कि डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आ रही है ये। जैसे कि इसमें एग्जांपल है डिजीज कौन कौन सी हो सकती है, हेपेटाइटिस बी हो सकता है, डायरिया हो सकता है, टाइफॉइड फीवर हो सकता है, कोलेरा हो सकता है एंड पोलियो हो सकता है। एंड देन एयरबॉर्न, तो एयरबॉर्न जैसे कि ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई आर अ टाइप ऑफ पार्टिकल्स implicated into the spread of airborne infection, यानी कि ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जो होती हैं यदि वो हमारे एयर में स्प्रेड हुई है, इम्प्लीकेटेड है उसके कुछ पार्टिकल्स, तो वो भी हमें इन्फेक्शन कॉज करेंगे जिसे हम एयरबॉर्न इन्फेक्शन कहेंगे। और ये पार्टिकल्स जो होंगे 1 to 5 माइक्रोन आर इजिली ड्रॉन इनटू द एल्वेलाई ऑफ द लंग्स, मतलब कि अगर 1 to 5 माइक्रोन की रही तो वो इजिली हमारे एल्वेलाई को अफेक्ट कर सकती हैं, लंग्स के एल्वेलाई को। ओके, जैसे कि उसकी अगर ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन हुआ में तो उसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है, मिजल्स हो सकता है। एंड द नेक्स्ट सब हेडिंग है फोमिट बॉर्न, फोमिट बॉर्न जिसमें कि inanimate articles or substance other than water or food contaminated by infectious discharges from a patient, मतलब कि कुछ आर्टिकल्स या कुछ सब्सटेंस होंगे वाटर के अतिरिक्त या फूड के अतिरिक्त जो कि कंटामिनेटेड हुए इन्फेक्शियस डिस्चार्ज की वजह से, पेशेंट के इन्फेक्शियस डिस्चार्ज से, तो उसकी वजह से जो इन्फेक्शन फैल रहा है उसे हम फोमिट बॉर्न इन्फेक्शन कहेंगे। जिसमें कि फोमिट्स इंक्लूड जिसमें कि स्वेल्ड हो गए, क्लॉथ्स हो गए, टॉवेल हो गए, लिनेन हो गया, स्पिन हो गया या पेंसिल्स वगैरह जो कि पेशेंट के द्वारा यूज की गई हो, वो सारी चीजों की वजह से जो फैल रहा है उसे कहेंगे। एंड देन नेक्स्ट वर्डिंग अनक्लीन हैंड्स या फिंगर्स, यदि किसी भी
पर्सन, मतलब कोई भी पर्सन अनक्लीन हैंड के साथ है, फिंगर्स मतलब इन्फेक्टेड है सारी, तो उसकी वजह से यदि वो किसी चीज़ को टच कर देता है और यदि कोई हेल्दी पर्सन भी उसे टच करता है तो उसकी वजह से भी कोई इन्फेक्शन उसके अंदर फैलेगा, जो इनडायरेक्ट इन्फेक्शन कहलाता है। मतलब कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से आप समझिए कि डायरेक्ट इन्फेक्शन वो होता है जो कि किसी पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने की वजह से फैल रहा है, उसे हम डायरेक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। और इनडायरेक्ट का मतलब वो होता है कि इनडायरेक्ट इन्फेक्शन वो होते हैं जिसमें कि डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन ना होकर कि पेशेंट द्वारा या फिर अनहेल्दी पर्सन की किसी वस्तु या किसी चीज़ के थोड़ा जो उसे यूज़ करता हो, जैसे कि उसका बेडशीट, उसका लिनेन, उसकी पेन पेंसिल या फिर जो भी चीज़ें वो यूज़ कर रहा, उस वस्तु को छूने की वजह से कोई हेल्दी पर्सन उसे टच करता है तो उसमें जो डिजीज अकर होगी या फिर इन्फेक्शन यदि उसमें अकर होता है तो उसे हम इनडायरेक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, क्योंकि वो किसी पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू नहीं फैल करके इनडायरेक्ट कांटेक्ट यानी कि उसके ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को टच या यूज करने की वजह से फैल रहा है। ओके, तो आज हमने डिस्कस किया कि कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं हेल्थ केयर के, एंड देन मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज डिस्कस किया, एंड देन ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, और जहां आपको समझ में ना आए आप उस वीडियो को रिपीट करके देखें। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थ केयर हमने बताया जिसमें रिलीवेंस, एडुकेसी एंड एसेसिबिलिटी था। तो रिलीवेंस वो था कि हम उसमें जिसमें सोसाइटी के पीपल्स और जो कम्युनिटी पीपल्स हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग ही उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करें, यानी कि उनके अनुकूल सर्विसेज प्रोवाइड करें। एडुकेसी वो था जिसमें कि ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करें जिसका वो प्रॉपर वे में यूटिलाइजेशन कर सके और वो उन सर्विसेज से और उन वो हेल्थ केयर से सेटिस्फाई होने चाहिए। एंड देन एसेसिबिलिटी था जिसमें कि हम उन्हें इस प्रकार की सर्विसेज ही अवेलेबल कराएं जो वो उसे अफोर्ड कर सके, सभी लोगों तक वो सारी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड पहुंचाई जा सके या प्रोवाइड की जा सके, सभी नागरिकों को हेल्थ सर्विसेज मिल सके, उसका प्राइस इतना होना चाहिए कि उसे सभी अफोर्ड कर सके। देन था मेथड ऑफ प्रिवेंशन। तो मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज में हमने देखा कि दो मेथड थे जिसमें प्री पैथोजेनेसिस मेथड एंड पैथोजेनेसिस मेथड। तो प्री पैथोजेनेसिस मेथड था जिसमें कि हमने उस समय ही डिजीज को प्रिवेंट करने की कोशिश की जब हमारी बॉडी में कोई पैथोजन या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर ही नहीं किया था और डिजीज ऑनसेट नहीं हुई थी, तभी हम उसे प्रिवेंट करने की कोशिश किए थे हेल्थ को प्रमोट करके और कुछ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दे करके। एंड देन पैथोजेनेसिस फेज। तो पैथोजेनेसिस फेज में जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई पैथोजन जो होता है किसी ह्यूमन बींग्स की बॉडी में इंटर कर गया हो और डिजीज कॉज कर देता है, तब हम जो उसे क्योर करने की कोशिश करते हैं या फिर जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं वो इसके अंदर आता है। ओके, एंड देन ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। तो ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से डिजीज जो होती हैं ट्रांसमिट होती हैं किसी भी पर्सन में। उसमें हमने फर्स्ट देखा कि जो भी कम्युनिकेबल डिजीज हो रही है वो रिजर्वायर और सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन टू सस्पेक्टेबल होस्ट में ट्रांसमिट हो रही हैं। जिसमें सोर्स था, तो सोर्सेज वो हो जैसे इन्फेक्शन जगह मतलब कोई जैसे सोर्स जो होता है कोई पर्सन हो सकता है, कोई एनिमल, कोई ऑब्जेक्ट या कोई सब्सटेंस हो सकता है जिसमें इन्फेक्शियस जिससे पास करे होस्ट के अंदर, मतलब जिसके थ्रू वो होस्ट के अंदर या फिर किसी सस्पेक्टेबल होस्ट के अंदर पास करे। मतलब सोर्स वो होता है जिसके थ्रू कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट उसके थ्रू किसी सस्पेक्टेबल होस्ट में पास करे, और रिजर्वायर वो होता है जहाँ पे वो एजेंट इन्फेक्शियस एजेंट लिव कर रहा हो यानी रह रहा हो और मल्टीप्लाई कर रहा हो अपनी नंबर्स में, वो आपका रिजर्वायर हो गया। एंड देन हमने उसके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ा जिसमें कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन पढ़ा। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन मैंने पहले भी बताया आपको कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन वो होता है जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने की वजह से फैले, यानी कि पर्सन टू पर्सन या फिर जिससे हो रहा है उससे में कि एनिमल्स के थ्रू, एनिमल टू एनिमल, ऐसे मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू जो फैल रहा है वो आपका डायरेक्ट इन्फेक्शन या डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो जाएगा। और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन वो होगा जिसमें कि पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आने की वजह से अनहेल्दी पर्सन की कोई ऑब्जेक्ट या कोई सब्सटेंस यूज करने की वजह से, किसी हेल्दी पर्सन के यूज करने की वजह से उसके अंदर यदि डिजीज फैल रही है वो होता है इनडायरेक्ट इन्फेक्शन। तो आई होप आपको यह पूरा वीडियो समझ में आया होगा,
और यदि वीडियो समझ में आए और पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।